अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम प्रोटीनियस हार्मोन्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी अब पॉलीपेप्टाइड है हमारे पास, जिसमें जो है 9 अमाइनो एसिड्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, टोटल 9 अमाइनो एसिड्स इसमें मौजूद होते हैं और उनमें जो सिस्टीन है, कार्बन सिस्टीन नंबर 1 और सिस्टीन नंबर 6, वो दोनों सल्फ़र बॉन्ड के थ्रू, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू मिले हुए होते हैं। उन दोनों के जो है सल्फ़र मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं, उसके थ्रू वो मिले हुए होते हैं। ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, या ये जो है न्यूरोपेप्टाइड भी है। नॉर्मली जो है हाइपोथैलेमस में बनता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसे रिलीज़ करते हैं। फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स के हायर इनकी कंसंट्रेशन होती है। फीमेल्स में हायर कंसंट्रेशन या हायर लेवल होते हैं ऑक्सीटोसिन के एज़ कम्पेयर टू मेल के। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो हमने कहा कि ये एक 9 अमाइनो एसिड मतलब नोनापेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, दूसरी बात ये साइक्लिक फॉर्म में होता है। साइक्लिक नोनापेप्टाइड हार्मोन है जिसमें अमाइनो एसिड का अगर हम सीक्वेंस देखें तो सिस्टीन से स्टार्ट होता है। सिस्टीन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, इसके अलावा ग्लूटामीन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्जिन के अलावा सिस्टीन, प्रोलीन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन। ठीक है, अब ये इसमें जो है सीक्वेंस होता है और जो सिस्टीन रेजिड्यू हैं, सिस्टीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सल्फ़र बॉन्ड्स बनाते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक हुए होते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चरली देखें ऑक्सीटोसिन की स्ट्रक्चर, तो सबसे पहली बात 9 हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, तो 9 नाइट्रोजन और हर नाइट्रोजन के बीच में 2-2 कार्बन होंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर का हम बैकबोन बनाएंगे। 9 नाइट्रोजन और हर स्ट्रक्चर के बीच में हमारे पास 2-2 कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है, और जो हमारे पास 4th और 5th नाइट्रोजन है, वहाँ पे आके सल्फ़र वाला जो है लिंकेज मिल रहा होगा, तो वो एक साइक्लिक फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें बनाना नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 2 2 कार्बन अब हर नाइट्रोजन के बीच में 1 2, ठीक है, 1 2, टोटल 4 हो गए। उसके बाद हमारे पास 1 2 5 2 6 हो गए। 7 8 9। ठीक है, 9 नाइट्रोजन के बाद फिर क्या है, 1 2 3, या इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने कहा था कि 4th और 5th इन पे आके ये जो है आपस में लिंक हो रहा होगा। इनके बीच में जो सेकंड नंबर कार्बन है, 4th और 5th नाइट्रोजन वाले के बीच में जो सेकंड कार्बन है, या टोटल अगर हम नंबर काउंट करें तो 8th नंबर जो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन आके लिंक हो रहा होगा बाय सल्फाइड बॉन्ड वाला जो लिंकेज। अब इसके बीच में पहले 3 कार्बन होते हैं, अब यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है, 1 2 3। उसके बाद जो है 2 सल्फ़र के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, फिर वो आके मिल रहे होंगे और यहाँ पे एक और कार्बन मौजूद होगा। तो इस तरह से ये जो है साइक्लिक पहले हमारे पास पहले स्टेप में। ठीक है, हमने क्या किया
कि 9 कार्बन और 9 नाइट्रोजन और एवरी नाइट्रोजन के दरमियान में 2 कार्बन, तो हर नाइट्रोजन के बाद 2 कार्बन। फिर उसके बाद जो फर्स्ट कार्बन है उस पर हमारे पास ऑक्सीजन होगा। हर नाइट्रोजन के बाद फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन की अटैचमेंट करें। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास फर्स्ट वाला कार्बन आ रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन की अटैचमेंट कर दें। ठीक है, यहाँ तक हमारी स्ट्रक्चर हो गई। तो 2 सल्फ़र भी हो गए और ऑक्सीजन भी हो गए हमारे पास 9, जो हर कार्बन नंबर फर्स्ट पे मौजूद है। हर नाइट्रोजन के बाद कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन मौजूद है, टोटल 9। इसके बाद अब हम फर्दर अटैचमेंट्स देखेंगे। फर्दर अटैचमेंट्स में हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड नाइट्रोजन है इनके दरमियान में कोई भी नहीं। सेकंड और थर्ड मतलब सेकंड वाले नाइट्रोजन के बाद अगर हम देखें, सेकंड नाइट्रोजन के बाद हमारे पास मौजूद होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम ये याद कर लेना तो स्ट्रक्चर बनाना मान ले बिल्कुल ईजी है। सेकंड वाले के बाद जो सेकंड कार्बन खाली बचा, अब सेकंड नाइट्रोजन के बाद जो कार्बन खाली है इस पे हमारे पास क्या होगा, प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, उस पर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद थर्ड वाला जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास खाली रहेगा। अब फोर्थ वाला जो नाइट्रोजन है उसमें हमारे पास एक साइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग भी बन रही है यहाँ पे। वो कैसे बनेगी, ये वाला कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये आपस में साइक्लिक रिंग बना लेगा, एक 5 मेंबर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गई साइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग। फिर इसके बाद फोर्थ के बाद वाला भी खाली रहेगा। फिफ्थ के बाद अब जो आ रहा है कार्बन, इस पे हमारे पास होगा इथेन, मतलब 2 कार्बन है 1 2। अब उस पे जो है अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो फिफ्थ वाले, अब 2 के बाद है फिफ्थ वाले नाइट्रोजन पे हमारे पास इथेन, मतलब 2 कार्बन है और कार्बन के बाद ऑक्सीजन लगा हुआ है और उसके साथ NH2 अमाइनो ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, सेवन्थ वाले पे भी अब सेम 1 2, अब हो जाएंगे 3 कार्बन, प्रोपेन है, वहाँ पे 2 थे यहाँ पे 3 होंगे, 3 के बाद बाकी सेम NH2 और ऑक्सीजन। ठीक है, सिक्स्थ वाले नाइट्रोजन के बाद मतलब प्रोपेन लगाएं और उस पर कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन और उसके साथ अमाइनो ग्रुप ऐड कर दें। अब सेवन्थ के बाद वाला जो है उस पर हमारे पास है 1 2 3 प्रोपेन, और प्रोपेन पे फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है। अब सेवन्थ वाले नाइट्रोजन पे 1 मिथाइल प्रोपेन। इसके अलावा जो एट्थ के बाद अब खाली पोजीशन है वहाँ पे हमारे पास मिथाइल। ठीक है, उस मिथाइल के ऊपर फिनोल रिंग लगी हुई है, पैरा फिनोल। ठीक है, पैरा पोजीशन पे हुए थे एट्थ वाले नाइट्रोजन के बाद मिथाइल के साथ पैराफिनोल, या इसको हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब नाइन्थ वाला जो है, नाइन्थ के बाद सेकंड कार्बन, इस पे हमारे पास मौजूद होता है NH2 ग्रुप। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास आ जाते हैं 43। टोटल नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन अगर हम काउंट कर लें 9 वो थे और उसके अलावा हमारे पास 3 और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो 12 नाइट्रोजन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन का नंबर देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास 9 वहाँ पे थे और 3 और आ जाते हैं एक्स्ट्रा में, तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर भी 12 है। एक OH वाला ऑक्सीजन है और 11 उसके अलावा हैं। ठीक है, सल्फ़र हमारे पास 2 थे।
अब अगर हम कार्बन का नंबर काउंट करें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20 के बाद अब जो साइड अटैचमेंट्स हैं उनको काउंट करें 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर को इजीली याद भी कर सकते हैं और आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर आपने सही बनाई है या नहीं। ठीक है, पहले नाइट्रोजन से स्टार्ट लें कि 9 नाइट्रोजन है, 9 अमाइनो एसिड्स के, हर नाइट्रोजन के बीच में 2-2 कार्बन है। ठीक है, उस कार्बन जो अटैच्ड है उनमें हर कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन हमारे पास अटैच्ड है, ये हो गया। और उसके बाद हमने जो है लास्ट में जहाँ पे एंड हो रहा है 9th अमाइनो एसिड, उसके बाद एक कार्बन एक्स्ट्रा है। जैसे हमारे पास हर अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के बाद 2-2 कार्बन थे, मगर 9th वाले के बाद 3 कार्बन होंगे और फिर उसके बाद सल्फ़र लिंकेज होगा और वो आके मिल रहे होंगे 4th और 5th नाइट्रोजन के बीच वाले सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, ये इस तरह से आके हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद हम फर्दर अटैचमेंट्स अगर देखें तो हमारे पास सेकेंड नाइट्रोजन के बाद जो कार्बन खाली है उसमें हमारे पास मौजूद था 2 मिथाइल प्रोपेन। 4th वाले पे हमारे पास जो है साइक्लिक रिंग बन रही है एक नाइट्रोजन के साथ 5 मेंबर। उसके अलावा 5th वाले हमारे जो नाइट्रोजन है उसके बाद 5th नाइट्रोजन के बाद हमारे पास मौजूद है ईथेन, और उस ईथेन पे फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप। इसी तरह हमारे पास 6th वाले नाइट्रोजन के बाद 3 कार्बन वाली है तो हमारे पास प्रोपेन हो गया, उस पर ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप। 7th वाले के बाद हमारे पास है 1 मिथाइल प्रोपेन और 8th में हमारे पास है मिथाइल पैराफिनोल। तो इस तरह से हम ऑक्सीटोसिन की स्ट्रक्चर को इजीली याद कर सकते हैं। अब अगर हम फंक्शंस देखें ऑक्सीटोसिन के, फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, सोशल बॉन्डिंग, रिप्रोडक्शन, उसके अलावा चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन, इन सब में जो है ऑक्सीटोसिन अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा जब भी ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तो ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एक्साइटेटरी हार्मोन्स जो हमारे पास होते हैं, एक्साइटेटरी या हैप्पी हार्मोन, सीरोटोनिन वगैरह, एक्साइटेटरी हार्मोन्स कौन कौन से हो गए, सीरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब के सब जो है ना इंजॉय वाली फीलिंग ज़्यादा हमें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है ना वो बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डोपामीन वगैरह या ऑक्सीटोसिन जितने भी ये हमारे पास एक्साइटेटरी हार्मोन्स है, ये एनालिटिकल परसेप्शन को सप्रेस करते हैं, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है वो फीमेल को अफेक्शनेट रखता है, पैशनेट रखता है, कंटिन्यूसली वो रिलीज़ हो रहा होता है तो लव और अफेक्शन बढ़ा रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जैसे हमारे पास एक्साइटेटरी हार्मोन्स थे सीरोटोनिन, डोपामीन वगैरह, इसी तरह ऑक्सीटोसिन जो है लव हार्मोन भी होता है। ये जो है हमारे पास फीलिंग बढ़ा रहा होता है अफेक्शन और अटैचमेंट की किसी भी पर्सन के साथ। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है एज अ ड्रग किन कंडीशन में, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बंदे की लर्निंग सलाहियतें या दूसरी सलाहियतें अफेक्ट हो रही होती हैं। इसके अलावा शीज़ोफ्रेनिया में भी ऑक्सीटोसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, एंजाइटी में प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा IBS इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में प्रिस्क्राइब की जाती है, या जो है ऑब्स्टेट्रिक या गायनोकोलॉजिकल रीजंस में भी दी जाती है ताकि वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प कर सके ऑक्सीटोसिन। अगर हम SAR की बात करें, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो
ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ साथ वेजोप्रेसिन के रिसेप्टर्स पे भी काम करता है, ठीक है। वेजोप्रेसिन के जो हमारे पास रिसेप्टर कौन से हो गए 1A और 1B, उन रिसेप्टर्स पे भी काम कर रहा होता है एज अ एगोनिस्ट। जब भी ये वेजोप्रेसिन के रिसेप्टर्स पे काम करेगा तो जो ऑक्सीटोसिन के CNS वाले इफेक्ट थे ना, थेराप्यूटिक इफेक्ट जो ऑक्सीटोसिन के अपने रिसेप्टर्स पे थे, वो उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली होगा क्या कि जब ये वेजोप्रेसिन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना शुरू कर देगा तो अपने जो खुद का इसका ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स के एगोनिज्म की वजह से जो CNS पे इफेक्ट था वो इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा हम अगर प्रोलीन पे जो 7 नंबर पे प्रोलीन था उसको हम रिप्लेस करें N3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ग्लाइसिन से, तो हमें लॉन्ग एक्टिंग मॉलिक्यूल मिल रहा होता है, या हम NP फ्लोरो बेंजाइल ग्लाइसिन से रिप्लेस करें तो हमें सुपर एक्टिंग, उससे भी ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग हमें मॉलिक्यूल मिल रहा होता है, ठीक है। और दोनों में जो है बाइंडिंग एफिनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स के साथ। अब बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है तो इनकी पोटेंसी या इफेक्ट और ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो सल्फाइड बॉन्ड था हमारे पास था डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसकी जगह अगर हम सिंगल सल्फाइड बॉन्ड कर दें, सिंगल सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। वैसे हमारे पास नॉर्मली क्या था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था, तो सिंगल सल्फाइड बॉन्ड, या अगर हम एन अल्काइल ग्लाइसिन लगा दें किसकी जगह, प्रोलीन की जगह, पोजीशन नंबर 7 पे, ठीक है। जो प्रोलीन 7th पोजीशन पे था उसकी जगह हम एन ग्लाइसिन कर दें या सल्फाइड बॉन्ड को हम सिंगल कर दें, तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर सिलेक्टिव एगोनिस्ट बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है जल्दी से हमारी ब्लड स्ट्रीम से निकल रहा होता है, तो इसी वजह से इसके जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट ब्रेन में जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। और हम जो है फर्दर एलानिन, ल्यूसीन, फिनाइल एलानिन, सीरीन, ग्लूटामीन, मुख्तलिफ जो ये डेरिवेटिव्स हैं ये हम इसके बनाएं तो इनसे भी जो है हमें मुख्तलिफ एनालॉग मिले हैं, जैसे कार्बा-1 हमारे पास ट्रांस हाइप 7 ल्यूसीन, या दूसरे जो डेरिवेटिव्स मिले उनकी हायर पोटेंसी है। इसके अलावा अगर हम रिप्लेसमेंट करें प्रोलीन की, ठीक है, प्रोलीन की जगह हम ट्रांस 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, पोजीशन नंबर 7 पे जो प्रोलीन था उसको हम अगर ट्रांस 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन से रिप्लेस कर दें, और ल्यूसीन जो है उसको हम रिप्लेस कर दें गामा मिथाइल ल्यूसीन से, पोजीशन नंबर 8 पे, तो इनकी वजह से जो है रिसेप्टर सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इसमें रिसेप्टर सेलेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ साथ ये जो है जो रिसेप्टर के साथ पोटेंसी थी उसको भी कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास मुख्तलिफ सवाल हैं कि ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में कैसे अपना रोल प्ले करता है। अब मेन जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन के फंक्शन होते हैं, पहला क्या कि ऑक्सीटोसिन जो है ना बॉडी में यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन के दौरान। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, तो और साथ साथ दूसरा क्या करता है, एक तो यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, दूसरा क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन की वजह से फर्दर हमारे पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन किस तरह से जो है कैसे जो है पर्सन को फॉल कराता है लव के अंदर, किस तरह से जो है लव में ऑक्सीटोसिन अपना रोल प्ले करता है। ऑक्सीटोसिन जो है ना लव और प्रोटेक्शन की फीलिंग दे रहा होता है नेचुरली, जैसे जब भी हम देखते हैं कि
वालिदैन अपने बच्चों के साथ होते हैं, उनकी तरफ देख रहे होते हैं, तो उनमें जो है लव और प्रोटेक्शन वाली फीलिंग्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो इसीलिए हम इसको जो है ना लव हार्मोन या लव ड्रग भी कहते हैं। ये जो है बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करा रहा होता है। इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट हमारे पास कि ऑक्सीटोसिन मैन के अंदर किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, मैन के अंदर ये जो है एबिलिटी बढ़ाता है कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की, और जो फाइट या फ्लाइट रिस्पांस है उसमें भी जो है ना ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है, जबकि वुमेंस में जनरली ये रिस्पांस नहीं होता। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो अमाइगडाला है हमारे ब्रेन का पार्ट, ठीक है, अमाइगडाला जो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशन या बिहेवियर वगैरह के लिए, अब इस पार्ट में ये जो ऑक्सीटोसिन है जाके डिफरेंटली एक्ट करता है। यहाँ पे मेल और फीमेल के अंदर अमाइगडाला पार्ट में जब ऑक्सीटोसिन एक्ट कर रहा होता है तो वो वहाँ पे जाके अलग अलग अपना रिस्पांस शो कर रहा होता है। इसीलिए जो है ये वाला इफ़ेक्ट हमारे पास फीमेल्स में ये रिस्पांस नहीं होता, फाइट एंड फ्लाइट वाला। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड रह गई है कि स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के साथ साथ वैलेंसी ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें NH2 है, इसमें एक हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़रूर सेटिस्फाई कर लीजिएगा। यहाँ कंप्लीट है, यहाँ एक होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सब में एक हाइड्रोजन है, सिर्फ फर्स्ट वाले में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और फोर्थ वाले नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई होने की वजह से। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वेज़ोप्रेसिन डिस्कस करेंगे।